एवरीवन, वेलकम टू दी ज्ञानस्त्री क्लासेस। वंस अगेन ज्ञानस्त्री क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में भी हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड जो रिलेटेड है आपका पीवाईक्यूज से। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम केवल और केवल पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिलेटेड है आपका पीजीटी एजुकेशन और यूपीएचईएससी दोनों के एग्जाम के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो दोनों के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के साथ। और जो भी क्वेश्चन पे डाउट हो आपको, आप ग्रुप पर भी उसको डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है ताकि आपको एक ट्रैक पता चल सके कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सीखने का अंतरण हो सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, व्यक्ति से पशुओं में, एक संस्था से दूसरी संस्था में, एक अंग से दूसरे अंग में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एक अंग से दूसरी अंग में। इसका मतलब ये होता है यानी एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में। जब भी कोई एक बालक या व्यक्ति कोई एक नवीन प्रकार का ज्ञान किसी एक परिस्थिति में प्राप्त करता है, जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है, आज उसने मान लीजिए साइकिल चलाना सीखा। ठीक है, तो उसने साइकिल चलाना आज सीख लिया। जब भविष्य में वो धीरे धीरे जिस प्रकार से उसने साइकिल चलाना सीखा है उसी प्रकार से वो स्कूटी चलाना या बाइक चलाना सीखेगा। तो ये क्या है? एक सिचुएशन में जो चीज़ें सीखी गई हैं उसका प्रयोग आप दूसरी सिचुएशन में करते हैं, तो ये सीखने का अंतरण होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्राप्तांक का अधिक व्यवस्थित समूहों में व्यवस्थापन कहलाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इन वेरियस ग्रुप इज कॉल्ड आवृत्ति वितरण, आवृत्ति बहुभुज, तालिका निर्माण या प्राप्तांक वितरण। तो आवृत्ति वितरण यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें व्यवस्थित समूहों को व्यवस्थापन होता है। ठीक है, जो समूह का व्यवस्थापन है उनको एक तरीके से सिस्टेमेटिक फॉर्म में फ्रीक्वेंसी दी जाती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड है व्यवस्थित समूहों में व्यवस्थापन से। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब सर्वाधिक स्थायित्व वाले केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की आवश्यकता होती है तब प्रयुक्त होता है मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक या फिर प्रसार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, मध्यमान, जिसको मीन बोलते हैं। मीन इज द मोस्ट रिलायबल सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो मीन, मीडियन, मोड, ये तीन प्रकार के आप केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ते होंगे। इन तीनों में सबसे अधिक स्थायित्व वाला या फिर कह लें स्टेबिलिटी जिसमें सबसे ज़्यादा होती है तो वो मीन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया गॉल्टन के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, स्पेयरमैन के द्वारा या टरमैन के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन है गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड ने एक सिद्धांत 1959 में दिया था जिसमें इन्होंने तीन प्रकार की विमाएँ बताई थी, जिसमें पहला था इन्होंने संक्रिया, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा उत्पाद। ये तीन प्रकार की विमाएँ इन्होंने बताई थी अपने सिद्धांत में। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर, बुद्धि से रिलेटेड जितने भी सिद्धांत हैं आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, किसने क्या प्रतिपादित किया है, किस प्रकार का सिद्धांत क्या बात करता है। ठीक है, इससे पहले भी क्वेश्चन में पूछा गया है, आपने देखा होगा कि हायरार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया है, जो क्रमिक सिद्धांत है बुद्धि का वो किसने दिया है। तो इस तरीके के सिद्धांत पूछे जाते हैं, आप इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इदम संचालित होता है यथार्थता के नियम द्वारा, प्रतिवाद के नियम द्वारा, आनंद के नियम द्वारा या नैतिकता के नियम द्वारा। तो इदम आनंद के नियम के द्वारा संचालित होता है, क्योंकि इदम की जो तीन प्रकार के ट्रेड्स इन्होंने बताए हैं, जिसमें इदम, अहम और परा अहम, ईगो, सुपर ईगो और इड जो होता है, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, तो इसमें जो इड होता है वो आनंद के नियमों द्वारा संचालित होता है, क्योंकि इसमें मनुष्य तत्काल सुख समृद्धि पाना चाहता है, सुख संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, और पाश्विक इच्छाएं जो हैं सब इसी अवस्था में चलती रहती हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि मनुष्य के अनकॉन्शियस माइंड में जो कॉन्शियस माइंड की कंपैरिजन में ज़्यादा चीज़ें चलती रहती हैं माइंड में। ठीक है, तो वो ज़्यादा समूहों का या फिर कह लें ज़्यादा
अभिक्रियाओं का संचालन किस इदम के अंतर्गत होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अचेतन अवस्था। तो अचेतन अवस्था में आपकी मानसिक क्रियाएं बहुत ही ज़्यादा होती हैं, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। ठीक है, तो इसकी तुलना उन्होंने एक बर्फ़ से की थी कि बर्फ़ एक होता है, उसे पानी में अगर हम डालें तो बर्फ़ का आधा हिस्सा, आधा क्या, आधे से ज़्यादा हिस्सा पानी के नीचे होता है और सिर्फ इतना हिस्सा ऊपर दिखता रहता है। तो जो दिखता रहता है वो नहीं, बल्कि जो नीचे है वो ज़्यादा गहरा है। तो ये अचेतन अवस्था है। अचेतन अवस्था में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे वाद चलते रहते हैं मनुष्य के अंतर्गत, जैसे कि उन आनंद है, सुख है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत चलती रहती हैं, जो कि फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत बताई गई हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सीखने में थॉर्नडाइक बल देते हैं साहचर्यात्मक संदर्भ पर या फिर गत्यात्मक संबंधों पर, ना साहचर्यात्मक और ना ही गत्यात्मक, और साहचर्यात्मक तथा गत्यात्मक दोनों संबंधों पर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? साहचर्यात्मक का मतलब होता है आपका एसोसिएशन, और गत्यात्मक का मतलब होता है डायनेमिक। ठीक है, तो आप याद करिए कि लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग, ठीक है, पौर्वापर्य सन्निकट का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक का है। ठीक है, तो ये रिलेटेड है ऑप्शन ए के साथ। सीखने में थॉर्नडाइक बल देते हैं लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग या साहचर्यात्मक संबंधों पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, डीवी के अनुसार शिक्षा से अभिप्राय है सुख का साधन, मोक्ष का साधन, जीवन की तैयारी या फिर स्वयं जीवन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, स्वयं जीवन। शिक्षा क्या है? स्वयं जीवन है, यानी जो भी चीज़ें रिलेटेड हों जीवन से वो अपने आप में शिक्षा होती है। मतलब शिक्षा रटने रटाने की चीज़ नहीं है, एक ऐसी प्रवृत्ति होती है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके जीवन में आत्मसात कर लें आप उसको और उसी के आधार पर चलें, तो ये संपूर्ण प्रक्रिया, संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है। तो डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है? जो स्वयं अपने आप में एक जीवन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उपलब्धि परीक्षण में किसी एक एकांश का सबसे वांछनीय कठिनाई स्तर क्या होता है? मतलब हमें उपयुक्त जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बताना है, एप्रोप्रिएट डिफ़िकल्टी लेवल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 0.7 से 0.3। ठीक है, वैसे तो 0.20 से 0.79 तक सबसे अच्छा कठिनाई स्तर मान होता है वैसे, और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 0.7 से 0.3 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कठिनाई स्तर, पद विश्लेषण, डिफ़िकल्टी लेवल, डिफ़िकल्टी वैल्यू, इन सब का फॉर्मूला, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निबंधात्मक प्रश्न अच्छे होते हैं क्योंकि वो होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, समय की बचत वाले होते हैं, विश्वसनीयता वाले होते हैं, निदानात्मक होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ तो ये नहीं होता, निबंधात्मक प्रश्न वस्तुनिष्ठ नहीं होता, समय की बचत बिल्कुल नहीं करता क्योंकि आप कितना भी लिखने से आपको परहेज़ नहीं करना, कितना भी आप चाहें लिख सकते हैं। विश्वसनीयता कहीं ना कहीं इसमें नहीं होती है क्योंकि आपको एकदम एप्रोप्रिएट मार्क्स नहीं दे पाते हैं, आपको कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से कोई शिक्षक ग्रसित हो सकता है, तो ये सारी समस्याएं हैं। और निदानात्मकता बिल्कुल निबंधात्मक प्रश्न की एक समझ लीजिए विशेषता है कि किसी भी समस्या का समाधान इसके माध्यम से हो सकता है कि आप से मान लीजिए कोई एक सोशल मुद्दा है, ठीक है, सामाजिक मुद्दा है, उस पर बात करने के लिए कहा जाता है, उस समस्या का कैसे समाधान होगा, तो उसमें आप ऐसे निबंधात्मक रूप से ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो निदानात्मक टाइप के ये होते हैं निबंधात्मक प्रश्न। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित स्थान पर विद्यालय की स्थापना की थी। शांति निकेतन कहाँ पर है? बोलपुर में। ठीक है, जो कि कोलकाता से कुछ किलोमीटर, 7 किलोमीटर की अप्रॉक्स दूरी पर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे मनो ऊर्जा का भंडार गृह कहा जाता है? ये भी मनोविश्लेषण सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है, फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत से। इसमें पूछा है कि मनो ऊर्जा का भंडार गृह किसे कहा जाता है? इदम, अहम, परा अहम, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या राइट ऑप्शन होगा? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, इदम, जिसे हम लोग अचेतन से रिलेट करते हैं क्योंकि अचेतन मन में बहुत सारी, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, वो
कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में ज़्यादातर चीज़ें रहती हैं, जिसमें आपकी इच्छाएं हैं, आपका नीड है, आपकी ज़रूरतें हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब इदम की अवस्था में चलती है। मनो ऊर्जा का भंडार गृह है ये। आपकी जो मनो शारीरिक ऊर्जा होती है उसका मनो ऊर्जा यानी मेंटल एनर्जी का भंडार गृह है। यहाँ पर बहुत सारी मेंटल एनर्जीज होती रहती हैं जो कि इदम की अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा 3 स्टेप, इदम, अहम और पराअहम। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से क्या वंशानुगत है होता है, यानी हेरिडिटी पे बेस्ड होता है। हेरिडिटी, ऑप्शन ए शारीरिक विभिन्नता, ऑप्शन बी व्यवहारगत विभिन्नता, ऑप्शन सी शैक्षिक विभिन्नता या ऑप्शन डी आर्थिक विभिन्नता। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स शारीरिक विभिन्नता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हेरिडिटी से रिलेट करेगा। ठीक है, वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। बाकी जो आप अगर देखें तो व्यवहारगत विभिन्नता, शैक्षिक विभिन्नता, आर्थिक विभिन्नता, ये सारे वातावरणीय कारकों से या वातावरण से प्रभावित होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर शैक्षिक विभिन्नता, कोई एक बालक बहुत ही तेज़ है पढ़ने में, ठीक है, और कोई एक बालक एवरेज है। ठीक है, कोई एक बालक 50% है और कोई एक बहुत ही तेज़ है पढ़ने में, 100% है। तो क्या होता है, समय के साथ वो सेकंड वाला बालक, बी बालक जो है, वो अभ्यास के माध्यम से, ठीक है, प्रयास के माध्यम से, बहुत सारी प्रैक्टिस के माध्यम से, रेडीनेस के माध्यम से वो बहुत आगे हो जाता है, वो भी ए ग्रेड के बराबर हो जाता है। तो ये क्या है, ये आपने वातावरण कारकों से प्रभावित होकर के और अपनी मेहनत से आपने ये मुकाम हासिल किया। आपने ये शैक्षिक विभिन्नता को कम किया या जो शैक्षिक विभिन्नता थी उसे दूर किया है। आर्थिक विभिन्नता भी दूर की जा सकती है शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, और कोई भी रीज़न हो सकता है। व्यवहारगत विभिन्नता भी एक दूसरे से प्रभावित होती है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। ठीक है, जो व्यक्ति जिस व्यवहार में रहता है, जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, उसका व्यवहार वैसा ही होता है। तो ये सब वातावरणीय कारकों से प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं वंशानुक्रम का भी रोल यहाँ पर होगा, लेकिन पूर्णतः नहीं। और शारीरिक विभिन्नता हम कह सकते हैं कि अगर वातावरणीय कारकों से तो प्रभावित होती है, आप जिम करके, अच्छे पर्यावरण में रह के, अच्छे वातावरण में रह के अपना शरीर अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर वंशानुक्रम का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। यूनेस्को द्वारा सन 1972 में प्रस्तुत शिक्षा पर प्रतिवेदन जो दिया गया था, उसकी क्या शीर्षक था? तो इसका शीर्षक था लर्निंग टू बी। लर्निंग टू बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अनुशासन स्थापना का सकारात्मक साधन है। निलंबन, निष्कासन, शारीरिक दंड, आर्थिक दंड या छात्र सुशासन। तो अनुशासन स्थापना कैसे हो सकती है? जब छात्र स्वशासित होंगे, क्योंकि स्व अनुशासन इज द बेस्ट अनुशासन। जो अपने से शासित हों वो सबसे अच्छा अनुशासन माना जाता है, ना कि आर्थिक दंड दे करके या शारीरिक दंड देकर या निलंबन निष्कासन करके। ये तो वर्तमान समय बिल्कुल तरीके से अवैध हो गए हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल दंड दिए नहीं जा सकते, बल्कि छात्र सुशासन सबसे अच्छा अनुशासन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, सृजनात्मकता का परीक्षण विकसित किया है किसने? हु गेव द क्रिएटिविटी टेस्ट? बिने, बैचलर, कैटल, टॉरेंस। तो टॉरेंस ने सृजनात्मकता परीक्षण विकसित किया। आप लोगों ने जब सृजनात्मकता का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें टॉरेंस ने का भी जिक्र आया होगा, क्योंकि टॉरेंस ने परीक्षण विकसित किया है जिसमें कुछ आकृतियों के माध्यम से व्यक्तियों का या बालकों का सृजनात्मक परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बिने का बुद्धि परीक्षण है। शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण या अशाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो बिने ने बुद्धि परीक्षणों के प्रकार बताए हैं, जिसमें शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण ये इन्होंने बताया है कि वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट, ठीक है, जो कि इंटेलिजेंस के टेस्ट से टाइप से रिलेटेड है, इंटेलिजेंस के टेस्ट के टाइप से रिलेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्तिगत विभेद पाए जाते हैं, यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो पाए जाते हैं वातावरणीय परिस्थिति में, ज्ञानात्मक परिस्थिति में, भावात्मक परिस्थिति में या प्रत्यक्षात्मक परिस्थिति में। तो परसेप्चुअल सिचुएशन में इस प्रकार के विभेद हमको देखने को मिलते हैं जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड हैं, यानी परसेप्चुअल सिचुएशन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 18,
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी? नवीनता, मौलिकता, सहानुभूति या संवेदनशीलता? तो नवीनता तो क्रिएटिविटी की विशेषता हो गई, ठीक है भाई। मौलिकता भी हो गई, बिल्कुल सही बात है। संवेदनशीलता और सहानुभूति, अब आप बताइए, तो इसका क्या राइट ऑप्शन होगा? सहानुभूति। ये क्रिएटिविटी की विशेषता नहीं है। सहानुभूति ज़रूरी नहीं क्रिएटिविटी की विशेषता हो। संवेदनशीलता ये कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। तो 4 प्रकार की मुख्यतः विशेषताएं हैं जो कि क्रिएटिविटी से या कि सृजनात्मकता से रिलेटेड है, जिसमें नवीनता पहले आता है, उसके बाद आता है विविधता, ठीक है, उसके बाद आता है मौलिकता, और उसके बाद आता है आपका विस्तारण, ठीक है। तो विस्तारण, नवीनता, मौलिकता, विविधता, विस्तारण। विविधता मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। प्रवाह का मतलब क्या होता है? आपका फ्लुएंसी। विविधता का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, और मौलिकता का मतलब होता है ओरिजिनलिटी, एंड विस्तारण यानी इलेबोरेशन। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। प्लेटो द्वारा शिक्षा पर लिखी महान पुस्तक है द एजुकेशन, रिपब्लिक, एमेल, एजुकेशनल फिलॉसफी। तो इसका क्या राइट ऑप्शन होगा? इसका राइट ऑप्शन आप जानते ही हैं, प्लेटो ने कौन सी बुक लिखी है? द रिपब्लिक, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो बुक्स नाम दिए, एजुकेशनल फिलॉसफी किसने लिखा आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अभी मैं बता देती हूँ, एजुकेशनल फिलॉसफी लिखा है जॉन डीवी ने भी लिखा है, और एक मॉडर्न राइटर भी हैं, आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उसके अलावा द एजुकेशन किसने लिखी है? द एजुकेशन हेनरी एडम्स, हेनरी एडम्स ने लिखा है। द रिपब्लिक प्लेटो, एंड द लास्ट वन द एमिल रूसो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का बेसिकली मोटिव ये होता है कि आप एक क्वेश्चन को रटें नहीं, आप उस क्वेश्चन को मतलब याद ना करें, बल्कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें एक समझ विकसित करें। हो सकता है कि अब इन चारों बुक से एक क्वेश्चन आ जाए कि एजुकेशन फिलॉसफी किसने लिखा, या द एजुकेशन किसने लिखा, द एमेल किसने लिखा। हो सकता है कि क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे जाएँ। तो आपका मतलब ये होता है कि इन चारों ऑप्शन को आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जाए तो वो फिर रॉन्ग ना होने पाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। रामामूर्ति समिति ने सभी बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाने के प्रयास में निम्नलिखित में से किसके पक्ष में सिफारिश की थी? ठीक है, आचार्य रामामूर्ति की कमेटी जो आई थी उसने किस प्रकार के स्कूल पर बल दिया? ठीक है, तो उत्तम शिक्षा के लिए किस प्रकार के स्कूल पर बल दिया था इन्होंने? पब्लिक स्कूल, जिसको गवर्नमेंट स्कूल बोलते हैं, ठीक है। तो पब्लिक स्कूलों की व्यवस्था पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बात की, और उस पक्ष में कैसे इस प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था जो है वो उत्तम हो सकती है, शिक्षा व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण हो सकती है, इसके लिए कुछ सिफारिशें और सुझाव इन्होंने प्रस्तुत किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। स्मृति की 3 अवधारणाएँ या अवस्थाएँ कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो यहाँ मेमोरी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने 3 लेवल पढ़ा होगा, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और थिंक जो चिंतन स्तर है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो जिसमें इसमें आपने 3 अवस्थाएं बतानी हैं। तो पहचान, धारणा, प्रत्याहान, संकेतन, संचयन, पुनः प्राप्ति, धारणा, विश्लेषण, संश्लेषण, संकेतन, धारणा या पुनः प्राप्ति। तो स्मृति की 3 अवस्थाएं पहचान, धारणा तथा प्रत्याहान। अब इसको इंग्लिश में देखिए क्या कहते हैं। पहचान का मतलब होता है रिकॉग्निशन, धारणा का मतलब होता है आपका रिटेंशन, रिकॉग्निशन, रिटेंशन, एंड द लास्ट वन दैट इज प्रत्याहान, जिसको हम लोग रिकॉल बोलते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग 4R के नाम से जानते हैं, 4R, ठीक है, जो किसने दिया था? जो कि दिया था वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने 4R की अवधारणा दी थी, जिसमें आपका रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्निशन, एंड द फर्स्ट वन इज दैट इज रीडिंग, ठीक है।
तो स्मृति की 3 अवधारणाएं यहाँ पर पूछी गई हैं। तो ये आपकी पहचान, धारणा, प्रत्याहार, इसमें एक और आप ऐड कर लीजिए, रीडिंग। ठीक है, तो ये वुडवर्थ ने 4 प्रकार की अवधारणाएं दी थी। सो थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके जिस लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू, दैट इज़ इस पैंडेमिक में आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। ठीक है, अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो आप अपने आप को और नई नई स्ट्रेटजीज़ को खोजिए कि किस तरीके से आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस को लिखिए, लिखने के बाद आप अपना टाइम टेबल डिसाइड करिए कि हमें इससे यूटिलाइज़ कैसे करना है। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लंबे टाइम पीरियड के बाद एक मोटिवेशन कहीं ना कहीं खोने लगता है, तो आपको मेंटेन करना है। और अब एग्ज़ाम करीब है तो आप लोगों को जी जान लगा करके मेहनत करनी है और अच्छे तरीके से पेपर देना है। ठीक है, क्वेश्चन का ट्रैक आप समझ लीजिए, काफ़ी वीडियोस आप लोगों को मिल रही हैं, तो आप इसको लिख भी सकते हैं, आपको चैनल पर भी ये PDF मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग बस ज्ञानेश्वरी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।